वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। बाल्यावस्था के अंतर्गत शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। बाल्यावस्था के अंतर्गत शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। बाल्यावस्था के अंतर्गत निम्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। बहिर्दर्शन, प्रेक्षण, निरीक्षण या अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, गाथा वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, चिंतनशील जर्नल। बहिर्दर्शन या प्रेक्षण निरीक्षण अवलोकन विधि। इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है। इसमें बाह्य रूप से जो कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उनका निरीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार, क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके उसकी मानसिक अवस्था का पता लगाया जाता है। व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति की मुस्कुराता देखकर हम जान लेते हैं कि वह प्रसन्न है। आंसू बहाते देखकर उसे बहुत दुखी समझ लेते हैं। बाह्य निरीक्षण द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अनुभूति के स्थान पर व्यवहार को मनोविज्ञान का अध्ययन विषय माना है और अंतर्निरीक्षण के स्थान पर बाह्य निरीक्षण को मनोवैज्ञानिक विधि स्वीकार किया है। उनके अनुसार अनुभूति व्यक्तित्व और आत्मगत होते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों को सरलतापूर्वक देखा और समझा जा सकता है। उसके व्यवहार को देखकर मानसिक अवस्था की जानकारी हो जाती है। उनके अनुसार व्यवहारों के अध्ययन का आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक होता है। बहिर्दर्शन विधि के गुण। यह वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक विधि है। इस विधि द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति, अभिक्षमता, मानसिक योग्यता का परीक्षण कर एक वैध तथा विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसमें अंतर प्रेक्षण विश्वसनीयता अधिक होती है। अगर कोई परीक्षण एक साथ मिलकर व्यक्ति को किसी अभिक्षमता प्रदर्शित करने वाले व्यवहारों का परीक्षण करता है तो अक्सर काफ़ी सहमति पाई जाती है। इससे इस विधि के परिणाम को की वैधता तथा विश्वसनीयता अधिक बढ़ जाती है। इस विधि में समय तथा श्रम दोनों की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि एक साथ ही कई व्यक्तियों और क्षमताओं, अभिरुचियों तथा मानसिक क्षमताओं का अध्ययन कर लेते हैं। इस विधि द्वारा सामान्य व्यक्तियों की मानसिक क्षमता, व्यक्तिगत अभिरुचि, चिंतन आदि का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट व्यक्ति प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से विकलांग तथा अन्य दूसरी तरह की अवसादी व्यक्ति जैसे समस्यावादी, अपराधी आदि का भी अध्ययन सफलतापूर्वक संभव हो पाता है। इस विधि का एक अन्य गुण यह भी बताया गया है कि इसके द्वारा एक ही उम्र के बालक या बालिकाओं की तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक बालक या बालिकाओं के मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, सामाजिक कौशल आदि का तुलनात्मक परीक्षण कर आसानी से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक दशा है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति प्रति प्रति उत्तर करते हैं। साक्षात्कार के अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दो पक्ष होते हैं। साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता अपने आप को उत्तरदाता के निकटतम दिखाता, उनका विश्वास हासिल करता, लेकिन आंतरिक रूप से वह उत्तरदाता से किसी भी तरह का प्रभावित नहीं होता, केवल वास्तविक तथ्यों का संग्रह करता है। इस दृष्टि से साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता अनेक उत्तरदाताओं से उनके जीवन की विशेषताओं को ज्ञात करने का प्रयत्न करता है। सिंग पाओ येंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्र कार्य को एक विशेष प्रविधि है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनके कथनों को लिखने तथा किसी समूह की क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार विधि के गुण। साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे गोपनीय प्रश्न जिनका लिखित रूप से उत्तर देना संभव नहीं होता है अथवा कुछ संकोच व लज्जा अनुभव होती है, तो उनके उत्तर साक्षात्कार के माध्यम से अच्छी
तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। साक्षात्कार संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। साक्षात्कार के प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। व्यक्ति विशेष के साथ तादात्म्य स्थापित कर उनके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। गाथा वर्णन विधि पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा तैयार करते हैं और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार को ठीक ठीक पुनः स्मरण नहीं कर पाता। वह अपने संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है और कुछ को अपने से जोड़ देता है। इसलिए इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए स्किनर ने लिखा है कि गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। गाथा वर्णन विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय नहीं होता है। इनका उपयोग पूरक विधि के रूप में किया जा सकता है। कहानी कथन विधि। कहानी कथन से तात्पर्य है कि कहानी या कहानी सुनाना। कहानी कहते समय विषय वस्तु से सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को इतना सरल बनाया जाता है कि कक्षा के सभी बालकों को वे स्पष्ट हो जाते हैं। कहानी कथन प्रविधि छोटे बालकों के शिक्षा में अधिक उपयोग सिद्ध होती है। वे अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण कहानी सुनाने में पूर्ण रुचि लेते हैं और कहानी द्वारा प्रस्तुत ज्ञान सरलता को समझ लेते हैं और मन में संग्रह करते हैं। कहानी कथन प्रविधि बालकों की जिज्ञासा बढ़ाने में, उनकी कल्पना और तार्किक शक्तियों के विकास में, विषय वस्तु के सूक्ष्म एवं जटिल अंशों के स्पष्टीकरण में अत्यंत प्रभावशील सिद्ध हुई है। कहानी कथन अधिक छोटी कक्षाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है, परंतु बड़ी कक्षाओं में छात्रों के साथ भी इस प्रवृत्ति का प्रयोग अच्छे परिणाम देता है। जो शिक्षक अपने विषय या विशेषज्ञ है, वह कहानी के रूप में विषय वस्तु को परिवर्तित कर जटिल अंशों को सुगमतापूर्वक छात्रों को समझने में समर्थ होते हैं। चिंतनशील जनरल। बालकों के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के कार्यों में चिंतनशील जनरलों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, परंतु यह देखने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि चिंतन जनरल क्या होता है और इन्हें किस तरह प्रतिबंधित तथा काम में लाया जाता है। चिंतनशील जनरल क्या है? अपने समान प्रचलित रूप में एक जनरल चिंतनशील और सृजन कवियों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करने की क्षमता रखता है जिसके माध्यम से वे अपने विचारों, भावनाओं, निष्कर्षों और अपने ढंग को सबके सामने रख सकते हैं। चिंतनशील जनरलों के रूप में जिस प्रकार के जनरल बालकों को अपने स्वयं के अनुभव या चिंतन द्वारा प्राप्त विचारों के निष्कर्षों तथा भावनाओं को लिखित रूप में सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें चिंतनशील जनरल का नाम दिया जाता है। इन्हें विशुद्ध रूप से बालकों द्वारा स्वयं ही प्रतिबंधित किया जाता है। बालक जो भी अधिगमन करते हैं, उन्हें जिस प्रकार के अनुभव विद्यालय या विद्यालय के बाहर होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप वह जो भी सोचते हैं, जैसे भाव उसके अंदर आते हैं, अनुभव की गई बातों को अपने चिंतन के आधार पर जिस रूप में समझते और संग्रह करते हैं, उनको स्पष्ट और खुले मन से अभिव्यक्त ही लेखक के रूप में इस चिंतनशील जनरलों में बालकों द्वारा की जाती है। अपने इस रूप में चिंतनशील जनरल सृजनात्मक और रचनात्मक के भी पोषण होते हैं और इस तरह के बालकों को अपने ढंग से ज्ञान प्रदान करने का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। इन जनरलों में बालक अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में न करने हेतु नोटबुक, डायरी तथा कोरे कागज में उपयोग कर सकते हैं, परंतु अपने तथा विचारों तक इन्हें पढ़कर समझ और अनुभव कर सके। सामान्य तौर पर एक बालक के एक चिंतनशील जनरल में जिस प्रकार की सामग्री लिखित रूप में दर्ज होती रहती है, उनका संबंध निम्न बातों से होता है। पहला, किसी एक दिन या सप्ताह में बालक द्वारा किया गया है, उसने क्या सीखा है अथवा अनुभव किया है, उनका यह दिन या सप्ताह कैसा रहा आदि, उसे क्या अच्छा लगा क्या नहीं, किस बात से उसे आनंद आया, किसमें उन्हें क्या चाहा, अपनी चाहत पसंद चीज़ ना होने से क्या अनुभव किया भली भांति और किन्हें वह बेहतर ढंग से नहीं कर पाया। इस प्रकार की चिंतनशील अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप या दूसरों के साथ मिलकर जो कार्य उसके द्वारा किए गए वह उसकी दृष्टि में कैसा रहा। जो भी कक्षा में एक संप्राय, सिद्धांत, नियम या विचार के रूप में पढ़ाया गया, वह उसे कितना समझ पाया और किस रूप में वह उसे उपयोग करने में समर्थ है।
कक्षा सहपाठियों, विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करने में उनके अनुभव किस प्रकार रहे, उसे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसके अनुसार उसे क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं। इस प्रकार से एक अभिलेखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत एवं चिंतनशील जनगणना पालक विशेष को एक ऐसा साधन माध्यम प्रदान करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिसके कारण घर, परिवार, विद्यालय तथा समुदाय के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं तथा प्राप्त अनुभवों के ऊपर समीक्षात्मक विचार तथा भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके। जो कुछ भी इन जर्नलों में बालकों द्वारा अभिलिखित किया जाता है और जो प्रक्रिया ऐसा करने के लिए उनके द्वारा अपनाई जाती है, उनकी प्रवृत्ति काफ़ी लचीली रहती है।